जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे और इसमें देखिए क्वेश्चन के रूप में तो हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इन डिटेल हम बात करेंगे जिससे लगभग आपके 400 प्रश्न तैयार होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का न्यायिक मुख्यालय स्थित है? दोस्तों, कौन सा मुख्यालय? न्यायिक मुख्यालय। आपके सामने ऑप्शन भी है, पढ़ के आंसर कीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा प्रयागराज। अगर आपको आंसर पता होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए, नहीं तो फाइनली अपना स्कोर मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें, अगर आपसे प्रश्न बने राजस्व परिषद जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1831 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। इसके प्रशासनिक कार्य लखनऊ से और जो न्यायिक कार्य हैं वो प्रयागराज से संचालित होते हैं, ठीक है। यह राज्य में राजस्व न्यायालयों का शीर्ष निकाय है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डीजीपी, ठीक है, पुलिस महानिदेशक। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अन्य इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं आपसे। तो वर्तमान में यूपी पुलिस के जो मुखिया हैं उनको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, आपको याद रखना है। 1983 से पहले जो यूपी का जो प्रमुख सिपाही होता था या फिर पुलिस का मुखिया होता था उसको हम आईजी कहते थे। कब से पहले दोस्तों? 1983 से पहले इंस्पेक्टर जनरल होते थे, ठीक है। यूपी पुलिस का मुख्यालय अब हस्ताक्षर भवन के नाम से जाना जाता है और ये गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस का मुख्यालय हस्ताक्षर भवन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। चारकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों ये प्रश्न ना आयोग के लिए बहुत प्रचलित है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्रज क्षेत्र से, ठीक है। अब चारकुला नृत्य क्यों किया जाता है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैं रखता हूं। इसमें दोस्तों होता क्या है, महिलाएं 108 जलते हुए दिए रखकर, कहां पे दोस्तों? सिर पर, तो ये नृत्य करती हैं चारकुला नृत्य में। और ये नृत्य राधा जी के जन्म से संबंधित है, ये भी याद रखना है। और ये ब्रजभूमि की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सारी बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस एकमात्र जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, ललितपुर में, ठीक है। और देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे मतलब मैं दोबारा से शेयर करूंगा जो पहले टेस्ट में थे, जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली याद करके चलना है। वैसे तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ यूरेनियम के अलावा तांबा और प्लेटिनम के भी सीमित भंडार मिलते हैं, ठीक है। सोनभद्र जिला कोयला और चुना पत्थर के लिए फेमस है और सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है, सारी बातों को ध्यान देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, आप याद रखिएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर भर के पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और इसी बीएचयू की जो प्राथमिक स्थापना सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में एनी बेसेंट जी ने की थी। और ये स्टेट पीसीएस 2025 का प्रश्न है, आप जाके ब्राउज कर लेना, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए स्टेट लेवल पे, ठीक है, चाहे होमगार्ड का, दरोगा का, पुलिस का, कांस्टेबल का, लेखपाल का, या फिर जाके आप एसडीएम यानी कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, उन सब में ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न, सभी डिटेल आपको हर एक स्तर के एग्जाम में मदद करेंगी, ठीक है। इसमें निश्चिंत होकर फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए यूपी में कालिंजर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बांदा जिले में, ठीक है। अब कालिंजर मेला मतलब कब आयोजित हुआ, किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में जानिए। ये कालिंजर का किला चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जहां पे ये आयोजित होता है। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है इसी किले के घेराबंदी के दौरान हुई थी। यह मेला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपसे क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता है, यूपी रिवेन्यू कोड किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों जिन्हें नहीं पता होता है वो क्या टाइटा फिश हो जाता है। अगला यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल, अगर आपसे पूछे कि किस डेट को लागू हुई थी तो दोस्तों 11 फरवरी 2016 को लागू हुई थी, ठीक है। और इसने 1901 और 1950 के पुराने जमींदारी जो उन्मूलन कानून थे उनका जगह लिया था, ठीक है, ये रिवेन्यू कोड। उसके बाद इसका उद्देश्य राजस्व मामलों में पारदर्शिता और गति लाना था, ठीक है। अगला प्रश्न थारू जनजाति के बारे में है और ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र तराई क्षेत्र का फेमस जनजाति है। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो दोस्तों आपसे प्रश्न बना है किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? तो ये तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है। मोस्टली कहाँ पे दोस्तों? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, यानी कि उत्तर प्रदेश कह लें, उत्तराखंड कह लें, बिहार के बॉर्डर पे मुख्यतः निवास करती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे अन्य भी पूछा जाता है, जैसे कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों ये थारू जनजाति है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको कोई नहीं बताएगा वो क्या है, शोक के रूप में क्यों मनाती है? तो दोस्तों इस डेट को यानी कि दीपावली के दिन ये अपने पूर्वजों को याद करके उनके याद में रोते हैं, ठीक है। इसके समाज में, ठीक है, अगर हम बात करें थारू समाज में तो ये बदला विवाह प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। जैसे सट्टा होता है ना, सट्टा पट्टा, ठीक है, तो ये सट्टा पट्टा विवाह राजस्थान में कुछ विशेष जनजातियों या फिर छोटे वर्ग में प्रचलित है। मतलब आप मेरी बेटी लीजिए, मैं आपकी बेटी लाता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों लखीमपुर खीरी, इसको तो आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जिला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में ही है। देखिए जितनी बातें मैं बोलूं ना ध्यान से सुनिए बस, है ना, और क्वेश्चन कीजिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, मोट्टो क्या है? आपसे प्रश्न बन सकता है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और आपको याद रख के एग्जाम में जाना है। अब इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या क्या पूछी जा सकती हैं? तो दोस्तों यूपी पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में प्रश्न बन सकता है कि उसमें क्या है। तो दोस्तों उसमें 2 मछलियां हैं, ठीक है, और क्या है, धनुष और बाण है, और क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी इसमें दिखाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है, सिंगल पुलिस फोर्स है, याद रखना है। पुलिस झंडा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? दोस्तों 23 नवंबर को मनाया जाता है। यह आपसे प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, यूपी के किस जिले को पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बड़ा फेमस क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं, ये भी याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अलीगढ़ अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा कहाँ की कैंची फेमस है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बताइए, ये क्वेश्चन तो हो गया ना बढ़िया वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954 में, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा और लेखपाल वालों के लिए तो मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इसमें अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे चकबंदी का अर्थ बिखरे हुए खेतों को दोस्तों एक साथ इकट्ठा करना। उसके बाद इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर जिलों से हुई थी। मुजफ्फरपुर तो आपका बिहार में है ना। चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है, यह भी आपसे प्रश्न लेखपाल में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न है, सुलह कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है, ठीक है, और उनकी एकता के लिए मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है बताइए। इसके पहले प्रश्न आया था कौन मनाना स्टार्ट किया था, अब कहाँ पे मनाया जाता है? तो दोस्तों आगरा में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत देखिए किसने करी थी, मुगल सम्राट अकबर के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। आगरा में ही ताज महोत्सव का भी आयोजन होता है, यह सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है पहले टेस्ट से और महत्वपूर्ण है।
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सरोजनी नायडू यूपी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में यूपी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 403 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों कहाँ पे खेली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बरसाना में। ठीक है, याद रखिएगा। ये कब खेली जाती है? तो ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, इसमें महिलाएं क्या करती हैं? पुरुषों पर लाठियों से प्रहार करती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। यह बरसाना और नंदगांव की एक प्रसिद्ध परंपरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों कितने होते हैं? ऑप्शन डी है, कोई नहीं, एक भी नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पास स्टार नहीं होते, यहाँ पे पट्टियां होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद सब जो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, इनके कंधे पर 2 स्टार और लाल नीली पट्टी होती है। इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पहचान है और आपको याद रखना है, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और कंजूसी मत किया करो यार, वीडियो को आप लोग एंजॉय करते हो, टेस्ट लगाते हो और उसके बाद वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, है ना। सब्सक्राइब करके पार्ट बनिए, शर्माई मत। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? अभी मैंने आपसे पूछा था, प्रश्न भी दे दिया आपको, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है ना। तो इसको ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, रामपुर। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल देख लीजिए। रामपुर अपनी नक्काशीदार चाकू उद्योगों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू कहते हैं ना। मेरठ को क्रांति नगर और खेल का शहर कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2017 में। ठीक है, और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं जो आपको जानना है? देखिए 14 फरवरी भी आ रहा है तो ये एंटी रोमियो स्क्वाड काम करेगी अपना। इसका गठन महिलाओं की सुरक्षा और सोहदों पर लगाम लगाने के लिए किया गया था, जो ऐसे छेड़ा छेड़ी वाला काम करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए। यह महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल का हिस्सा है। ठीक है, और इसका नाम बदलकर अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सशक्त बनाया गया है। तो याद रखेंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बताइए क्या है? ये तो बहुत इजी हो गया ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पलास। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछी जा सकती हैं वो क्या क्या है? पलास का अगर साइंटिफिक नाम पूछे तो दोस्तों टेंसू या जंगल की आग भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जंगल की आग किसको कहते हैं दोस्तों? अगर जीके में पूछे तो पलास को। ठीक है, और वैसे तो आप हिंदी में मुझे कमेंट करके बताइएगा जंगल की आग को एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। ये भी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए अब 2 प्रश्न। ठीक है, मैंने उम्मीद किया है कि 1-2 प्रश्न तो आपसे दरोगा में पूछा जाएगा हिंदी का, तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी और स्टैटिक जीके दोनों को मिला के है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। तो दोस्तों बताइए कामायनी के। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में जो कामायनी है ये छाया युद्ध का, ठीक है, छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं यानी कि अध्याय हैं। इसके मुख्य पात्र कौन है? मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ठीक है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इसके मुख्य पात्र हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहचानिए। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि क्या है दोस्तों? तत्सम है। बाकी क्या है? आग, सूरज, चांद, ये तद्भव है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें,
तत्सम शब्द कौन होते हैं, आपसे प्रश्न बन जाए या फिर आपकी जानकारी के लिए। जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आते हैं या प्रयोग में आते हैं, ठीक है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है। सूरज का तत्सम रूप सूर्य होता है और चांद का तत्सम रूप चंद्र होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह का संबंध मुख्य रूप से किस कुप्रथा के विरोध में था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 3 कठिया प्रथा चलाई थी अंग्रेजों ने और उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह था, आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। 3 कठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। उसके बाद राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण यानी बिहार में जो चंपारण है वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, 22 नंबर का डी, अनुच्छेद 32। मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में बताया था आपको और दूसरे क्वेश्चन के रूप में ये आया था सामने, ठीक है। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, अनुच्छेद 32 नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, अगर उनका हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दोस्तों वो सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है जो मैंने टेस्ट 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, याद रखेंगे। और आपसे एक प्रश्न और भी बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। और विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, ऐसा प्रश्न बनता है तो 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुई थी। और उस समय जो मुगल शासक था वो कौन था, आपसे प्रश्न बने विद्रोह के समय तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। और उसको सम्राट घोषित कर देते हैं सब, याद रखना है कौन, सिपाही विद्रोही, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था। तो दोस्तों किस संशोधन के बाद, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब जो डिटेल है उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। इन्हें शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था। आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि समिति ने रिकमेंड किया था यानी सिफारिश किया था, ठीक है। और ये संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में वर्णित है, ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 11। और 11 कब से है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2002 में। कब हुआ था दोस्तों, 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जिसके बाद जो शिक्षा का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट भी बना। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हुआ कि जो जैसे फैमिली के हैं या समाज के अगर कोई बच्चा है वो शिक्षा से वंचित होता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सही मार्ग दिखाएं, अपनी जो नागरिक होने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं समाज और देश के प्रति वो निभाइए, बच्चे को शिक्षा के तरफ ले जाइए, उसको जागरूक बनाइए, ठीक है। तो ये भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब, 22 अक्टूबर 1764 को, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस युद्ध के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें, यह युद्ध अंग्रेजों और संयुक्त भारतीय सेना के बीच हुआ था। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो था। और भारतीय सेना यानी कि भारत की तरफ से कौन कौन थे, तो दोस्तों एक मीर कासिम था, ठीक है, जो उस समय बंगाल का नवाब था, ठीक है। और उसको उसकी नवाबी खत्म करके मीर जाफर को बैठा के भगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और उसके बाद सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला कहाँ का था, तो ये अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय थे उस समय, ये मुगल सम्राट थे, ठीक है। तो ये तीनों मिलके अंग्रेजों से लड़ते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाता है, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात लिखी गई है। युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों पे, ठीक है, जो अंग्रेज थे उनको दीवानी राइट मिल गई, मतलब जो राजस्व है वो वसूलने की छूट मिल गई, ठीक है। और उसके बाद
क्या हुआ, बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न बनता है किस युद्ध के बाद, तो ये आपसे बन जाएगा प्रश्न। देखिए इस तरह से दोस्तों हमने 25वें प्रश्न कंप्लीट करने के साथ साथ इस टेस्ट का 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो 25 चौक को 100 क्वेश्चन, तो आपने कम से कम समय में 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। ठीक है, याद रखेंगे और ये पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम में और हमेशा विवाद का मैटर बना रहता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला आधुनिक राज्य बना है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक है, अब इस कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम नाम के एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स ने करी थी। ठीक है, वो सिविल सेवक थे, उन्होंने करी थी। प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। और जो 1885 का, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसको सेफ्टी वॉल्व के रूप में भी कुछ जो क्रांतिकारी हैं वो देखते हैं, जैसे राजगोपालाचारी की बात आ जाए तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? बताइए, इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, यहां पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप देख लीजिए। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपसे प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है ना कि केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को, अगर ला रहा है राष्ट्रपति के खिलाफ या उपराष्ट्रपति के खिलाफ। ठीक है, यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखना है। कौन सी प्रक्रिया? इम्पीचमेंट की, यानी कि महाभियोग की। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख के आप राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसा प्रश्न बने तो सोहन सिंह भकना थे। ठीक है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। आपसे प्रश्न बनता है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जो सशस्त्र विद्रोह था उसके द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, पार्टी का जो मुख्य पत्र है वो गदर साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। आपसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो दोस्तों कहां से लिया गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रिटेन से, यानी कि वर्तमान यूके से। याद रखेंगे, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगी। भारत में केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद के पास है। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए टेस्ट के साथ साथ ना आपका मतलब एक तरह से क्विकली हर एक पार्ट रिवीजन हो रहा है ना। ये टेस्ट इसीलिए आपके एग्जाम में आपको हर एक प्रकार से मदद करेगा। ठीक है, रिवीजन के दृष्टिकोण से भी और आपका जो तैयारी है उसको भी, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 31 में क्या पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, और इसके बारे में दोस्तों तिलक ने केसरी और मराठा, ये देखिए केसरी जो है मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों का संपादन किया था। ये दोनों समाचार पत्र आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। क्या?
भारतीय अशांति का जनक, और ये कौन कहता है? वैलेंटाइन सिरोल द्वारा इनको कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये बात बात पे क्रांति कर देते थे, बात बात पे विद्रोह कर देते थे, और इसकी वजह से वैलेंटाइन सिरोल परेशान हो गया था, ठीक है। इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी, और इस उत्सव का प्रयोग इन्होंने लोगों को मतलब बांधने के प्रयास में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 देखिए, आपसे पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आप राइट आंसर ढूंढेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट मिलेगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ठीक है। जो छुआछूत का अंत होता है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत होता है। धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में है। और अगर लोकहित का कोई विषय है, ठीक है, तो सबको समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में मिलता है। उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18 में मिलता है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो आपने देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने छुआछूत करी किसी के साथ, तो उसके ऊपर जो मतलब दंड का प्रावधान होगा, उसके लिए दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, उसके अंतर्गत उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो आपको राइट मिला हुआ है, यानी कि छुआछूत के विरुद्ध, वह एक पूर्ण अधिकार है, और उसका उल्लंघन अगर कोई करता है अनुच्छेद 17 का, तो वो दंडनीय मतलब एक प्रकार से होगा, दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 18 हमने बात कर ली है, इसमें उपाधियों के अंत के ऊपर बात होती है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय भारत का उस समय वायसराय कौन था जब ये कांड हुआ? तो दोस्तों कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। उस समय चेम्सफोर्ड था। इसको लॉर्ड क्यों कहें, ठीक है, ये तो बदतमीज था, तो इसलिए चेम्सफोर्ड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लीजिए। इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो हंटर आयोग 2 बार गठित हुआ था, एक तो इस कांड की जांच करने के लिए, और एक हंटर कमीशन आया था शिक्षा की जांच करने के लिए, ठीक है। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है, इस कांड के बाद। जनरल ओडायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। यह भी पूछा जाता है कि किसने आदेश दिया था, तो जनरल ओडायर ने, ठीक है। आप मुझे बताइए जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? और वर्तमान में मतलब कुछ साल पहले एक मूवी बनी थी, ठीक है, उस किरदार के ऊपर, और उसकी भूमिका किसने निभाई है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे 0 आवर की बात हो रही है, तो 0 आवर भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये तो मतलब किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन सी है भारत, ठीक है। 0 आवर जो शून्यकाल है, ये संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये भी भारतीय लोगों में न्यूज़ जो एंकर होते हैं, या फिर कह लें जो मास मीडिया होती है, या फिर कह लें जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी देन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। 0 आवर प्रश्नकाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है, दोपहर 12 बजे ये शुरू होता है, ठीक है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठाए जा सकते हैं 0 आवर में। यह संसदीय प्रक्रियाओं में भारत का एक अभिनव प्रयोग है, और ये मीडिया की देन है, ठीक है, याद रखेंगे, ये संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कब? 1928 में, याद रखेंगे। और क्यों हुआ था दोस्तों आगमन? क्योंकि जो इसके पहले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, ठीक है, उसमें, ठीक है, जो होता है ना कि जैसे बजट आता है, नियम कानून निर्धारित होते हैं, पंचवर्षीय योजना आता है, नियम कानून निर्धारित होते हैं, या कोई एक्ट आता है, नियम कानून निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो वो जो नियम कानून है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, या फिर जो रिफॉर्म आया था, जो सुधार आया था, वो सही से काम हो रहा है या नहीं, उसकी जांच के लिए आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानिएगा, इसे श्वेत कमीशन कहा गया, ठीक है, किसको? साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे। लाहौर में इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसका गठन 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। तो अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने 1885 में जब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसको इन्होंने सेफ्टी वॉल कहा था, ठीक है।
अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके पहले आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, याद रखिएगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसे राज्यसभा के लिए पूछ ले तो आप 30 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 वर्ष के हो गए और राज्यसभा की सदस्य बनने चले गए, तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। और मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और ये कब लागू हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। किस वर्ष हुआ था आप बताइएगा। आपको मैं बता देता हूं कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। अब तो आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, उस समय वायसराय के कार्यकाल पद पर कौन था? ठीक है, तो बताइए कार्यकाल पद पे कौन था उस समय वायसराय के? इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और मुझे पता है ये आपको पता था, बहुत आसान क्वेश्चन है। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलनों का शुरुआत हुआ था 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग आया था उसके समय ये विभाजन रद्द हो गया, ठीक है। विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो कौन बुलाता है? तो दोस्तों बुलाने का कार्य कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए। बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, संयुक्त बैठक, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, ठीक है। यह केवल साधारण विधेयकों पर ही गतिरोध होने की स्थिति में बुलाया जा सकता है। अब मनी बिल पे नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप इस बात पे। उसके बाद दोस्तों धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए जो संयुक्त बैठक है वो नहीं बुलाया जाता। मैंने बताया ना मनी बिल और संविधान संशोधन के विषय पे, ठीक है। अगर दोनों पक्ष एग्री हैं तो ठीक है, और मनी बिल तो लाया कहाँ जाता है? लोकसभा में, है ना। चलिए, और एक बात और, जैसे जो 108 आर्टिकल का प्रावधान है संयुक्त बैठक का, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में एक तरह से वहां का देख के लिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी के, मैंने बताया था ना हिंदी के कुछ प्रश्न आएंगे तो देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। इसके रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है। इसमें जो वीर रस की प्रधानता है, याद रखना है, रस भी पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए। दोस्तों इसमें द्विग समास है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पंचवटी में द्विग समास है, और इससे जुड़ी 3 बातें। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विग समास कहते हैं, याद रखेंगे। अब देखिए पंचवटी में पहले पंच आ गया। अगर मैं पंजाब कहूं, ठीक है, पंचनद कहूं, तो हो गया ना द्विग समास, है ना। तो पंचवटी का विग्रह में अगर हम देखेंगे 5 वटों, 5 वृक्षों का समूह, इसलिए इसको हम द्विग समास कहते हैं। अब यहाँ चौराहा एग्जाम्पल है, तिरंगा है, ठीक है, तो ये भी क्या है? द्विग समास के उदाहरण। मैंने पंजाब भी आपको बता दिया, है ना, पंचनद भी बता दिया, और उसके बाद सप्त संधव प्रदेश भी बोल दूं, है ना। तो ये सभी क्या है? द्विग समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सभी याद रख के एग्जाम में जाना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 41, पाक जलडमरू मध्य की बात हो रही है, पाक स्ट्रेट की। ये किन 2 देशों के बीच सीमा साझा करता है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने कराया था, ये महत्वपूर्ण है। इंडिया पाकिस्तान का विवाद चलता रहता है, इसलिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, ठीक है। आप पाक और भारत के बीच में मत देख लीजिएगा एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किन 2 देशों के बीच में है, ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा जो पाक स्ट्रेट है वो निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों को जोड़ता है? तो किन 2 खाड़ियों को? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यह तमिलनाडु यानी भारत और जो जाफना जिला है श्रीलंका का, उसके बीच में स्थित है, ठीक है। इसे अंग्रेज अफसर रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया था, ठीक है, पाक। चलिए अगला प्रश्न,
भारत में 8 नवंबर 2016 को हुए विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्जित पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसमें 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित किया गया था, मतलब उनका जो लीगल टेंडर था वो समाप्त कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? काला धन और भ्रष्टाचार और जाली मुद्रा पर रोक लगाना। भारत में पहली विमुद्रीकरण यानी कि जो नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण, वो कब हुई थी? तो 1946 में, और दूसरा 1978 में, और तीसरा ये हुआ था, ठीक है, 2016 में। और देखिए 2023 में जो सितंबर का महीना था, 31 सितंबर तक, तो उसमें क्या था, जो 2000 के नोट थे दोस्तों, उनका भी लीगल टेंडर वापस लिया गया था, लेकिन ऐसा जैसे विमुद्रीकरण की तरह नहीं हुआ था, ठीक है। अभी भी मतलब बैंकों के पास अगर आपके पास 2000 के नोट होते हैं तो ले जाके जमा किया जा सकता है कुछ प्रावधान के तहत, ठीक है। मतलब उन्हें सीमित किया गया है, उनका लीगल टेंडर समाप्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति की बात हो रही है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो मछली नीली होती है, ये मैंने पहले टेस्ट में बताया था। मैंने ये भी बोला था कि 10% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, जहां पे आपको आपका रिवीजन भी और आपके जुबान पे भी कुछ क्वेश्चन रटे होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत में नीली क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर अरुण कृष्णन है और डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। इन दोनों नामों को याद रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे तेजी से लागू किया गया। मछली उत्पादन में भारत विश्व में प्रमुख स्थान है, ठीक है, तो याद रखेंगे। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां स्थान है, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो सकते हैं? इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, ठीक है। और यहाँ पे रूस विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? तो दोस्तों क्या आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कृषि और संबंधित गतिविधियां इसमें आती हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कृषि हुआ, वानिकी हुआ, मत्स्य पालन हुआ, खनन हुआ, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। भारत की अधिकांश आबादी अभी भी रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। और दोस्तों कृषि के क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में ही आपको एक बेरोजगारी होती है जिसको हम डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो यहीं पे है। और छुपी हुई बेरोजगारी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे एक खेत में कृषि में काम करने के लिए 2 व्यक्ति ही पर्याप्त है, वहां पे 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। जीडीपी में योगदान के मामले में सेवा क्षेत्र प्रथम स्थान पे है, सबसे आगे है, लेकिन सबसे अधिक कार्यरत किसमें होते हैं लोग? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और जो सेवा क्षेत्र है दोस्तों, ये तृतीय सेक्टर में आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पामीर का पठार। याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। यहाँ से हिमालय, हिंदुकुश और काराकोरम जैसी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने देख लिया। अगला प्रश्न जीएसटी के बारे में है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स भारत में कब से लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1 जुलाई 2017 से। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है? तो दोस्तों यह एक अप्रत्यक्ष कर है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा। कई करों को यह प्रतिस्थापित किया और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लागू किया गया। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। कब किया था? 1954 में। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? तो दोस्तों असम है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनाईमुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ये नीलगिरी पर्वत पे स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महेंद्रगिरी एक समय तक उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी था। कलसुबाई ये दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप याद रखेंगे।
यहाँ पे देखिए अनाईमुडी जो है ये केरला और इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुडी, ठीक है, केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे भी आप कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। डोडा बेट्टा मतलब बड़ा बेटा होता है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वीडियो के एक एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ था कि कुद्रेमुख का क्या अर्थ है। तो दोस्तों कुद्रेमुख पर्वत आप देखेंगे कर्नाटक में है, ठीक है। पर्वतों का एक संरचना है, कुद्रेमुख मतलब घोड़े के मुख जैसी संरचना, ठीक है। ये प्रश्न वीडियो में पूछा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। जो बात मैं बोलूं ध्यान से सुना करो आप, है ना, आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। विमुद्रीकरण के पश्चात डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों बताइए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, भीम ऐप लॉन्च किया गया था। और ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। तो दोस्तों भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर समर्पित किया गया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनेगा। देखिए केरल में तो आपने देख लिया मसालों का बगीचा कह दिया गया। कर्नाटक में दोस्तों क्या होता है, कॉफी अधिक से अधिक, और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉफी संशोधन केंद्र भी है। याद रखेंगे, तमिलनाडु में क्या है बताइए, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, ये पता है आपको, बहुत प्रसिद्ध है। और क्या है, वांडीवास का युद्ध तमिलनाडु के एक लोकेशन वांडीवास में हुआ था, ये भी आपने देख लिया। और क्या है तमिलनाडु में, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आधी कच्ची पूड़ी के लिए फेमस है, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है, एक तरह से क्लासिकल डांस फॉर्म है, आपको पता है। और भी आंध्र प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे इसमें टॉपिक देख लीजिए, केरल काली मिर्च और इलायची के उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए इसको भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सब याद रखना है। हल्दी के उत्पादन में भी, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो तंबाकू था ना, तंबाकू के उत्पादन में भी कुछ समय तक आंध्र प्रदेश ही सबसे आगे था, लेकिन वर्तमान में कोई और प्रदेश है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने कृषि वाले चैप्टर में, मतलब कृषि उत्पाद वाले लेक्चर में मैंने करा रखी है, ठीक है। और किस में आगे है, तंबाकू, ये मैंने आपको बताया, और अभी दूसरे पे है तंबाकू में, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें तो 50 प्रश्नों के माध्यम से 200 प्रश्न हमने देख लिया है। दोस्तों इसके आगे की जो क्लास है वो पार्ट 2 में आएगी, क्योंकि पूरा वीडियो एक्सपोर्ट 100 क्वेश्चन का हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और इसलिए आपको अभी जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में ही दूसरा लेक्चर पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, जो इसी का ही हिस्सा है। तो उन 50 क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपके 400 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, तो उन्हें भी देख लीजिए।